हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान की, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता, है ना। मुश्किल से 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है ना, ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता। जैसे कार्बन वाला चैप्टर था हमारा, वो चैप्टर हमारा है ना 7 से 8, 8 से 10 मार्क्स तक भी कैरी करता था, यानी इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस चैप्टर 5 की बात करें, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम तो टॉपर है भाई, हमें तो सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमने तत्वों को जमाया है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी याद की होगी, है ना। तो आवर्त सारणी में तत्वों को जमाया गया है ना। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है, लिथियम आता है, उसके नीचे सोडियम आता है, उसके नीचे पोटेशियम आता है ना। क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, उसके नीचे आयोडीन आता है। तो तत्वों को जमाया गया है। तो इस प्रकार जमाने की, इस प्रकार वर्गीकरण की, इस प्रकार के पीरियोडिक टेबल की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। क्या हम वर्गीकरण नहीं करते तो नहीं चलता, है ना। तो देखो बेटा, क्या होता है कि हमारे, अगर हम प्रकृति में बात करें तो 118 एलिमेंट्स हमें ज्ञात हैं। एलिमेंट्स का मतलब तत्व हमें ज्ञात है। अब हर तत्व की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हर तत्व के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। या तो वो गुण भौतिक हो सकते हैं या फिर रासायनिक हो सकते हैं, है ना। अब 118 तत्व के हर तत्व का गुण याद रखना, हर प्रॉपर्टी याद रखना हमारे लिए मुश्किल काम है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम इसे इस तरह से डिजाइन करें, क्यों ना हम एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रखें, ताकि हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो प्रयोग है, वो हमारे लिए आसान हो सके। तो भाई अध्ययन को, तत्वों के अध्ययन को सरल करने के लिए, ऐसे समझो, मॉल में जाते हो, कौन कौन जाता है मॉल में, है ना। उपहार सुपरमार्केट, उसमें तो जाते ही होंगे, वो तो हर सिटी में मिल ही जाता है ना। तो मॉल में आप जाते हो तो देखते हो कि आप कि सारी चीजें व्यवस्थित पड़ी हुई हैं, कि भाई साबुन सारे एक साथ रखे हुए हैं, शैम्पू सारे एक साथ रखे हुए हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, तेल पूरा एक साथ रखा हुआ है, घी एक साथ रखा हुआ है, आटे एक साथ रखे हुए, सब्जी एक साथ रखे हुए। तो ऐसा क्यों किया हुआ है, ताकि इंसान को आसानी से मिल जाए। भाई आपको चाहे डव का साबुन चाहिए, लिरिल का साबुन चाहिए, डेटोल का साबुन चाहिए, रेक्सोना का साबुन चाहिए, किसी का भी साबुन चाहिए, आपको बोल दिया कि साबुन वाले रैक में आप जाके आराम से ढूंढ लोगे। तो आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया, है ना। तो भाई वहां पे मॉल में आपने चीजों का एक इस प्रकार से क्यों जमा रखा, ताकि मिलने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो। तो सिमिलरली हमने भी तत्वों को एक पीरियोडिक टेबल में हमने एक सारणी में वर्गीकृत किया, है ना। और वर्गीकरण का जो मेन रीजन है वो क्या है, तत्वों के अध्ययन को सरल करने के लिए, सिंपल हो जाए, ताकि हमें हर तत्व के गुण याद नहीं करने पड़े। अगर एक तत्व के गुण है और हमें पता है कि 4 तत्व एक जैसे, तो इन चारों के गुण एक जैसे हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके गुण एक जैसे हैं, हमने इनको एक साथ रख दिया, है ना। कैसे वर्गीकरण हुआ, क्या हुआ, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका मेन रीजन है। अब बढ़ते हैं आगे, ये वर्गीकरण करने के लिए, है ना, इस वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, अलग अलग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। तो सबसे पहला जो प्रयास किया था वो था डॉबराइनर। बहुत सारी जगह डॉबराइनर भी लिखा हुआ है ना। तो डॉबराइनर, इसने एक नियम दिया था बेटा, इस नियम को कहा जाता है त्रिक नियम। क्यों त्रिक कहते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इस डोब्राइनर के जो वर्गीकरण का आधार था, मतलब क्या सोच के उसने वर्गीकरण किया, क्या है, किस बेसिस को लेके उसने वर्गीकरण किया, तो डोब्राइनर के वर्गीकरण का आधार, है ना। अभी हम डोब्राइनर पढ़ रहे हैं, फिर न्यूलैंड पढ़ेंगे, मेंडलीव पढ़ेंगे, मोजले पढ़ेंगे। इन सब के वर्गीकरण का आधार 1 मार्क क्वेश्चन में, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई डोब्राइनर का जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान या भार, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। डोब्राइनर के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान या भार। अब इस डोब्राइनर ने क्या किया, तत्वों को, कितने तत्वों को, 3 तत्वों के ग्रुप बनाए। इसने क्या किया, 3 तत्वों के ग्रुप बनाए। क्या बनाए, ग्रुप बनाए। 3 तत्वों के क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, यानी कम से ज्यादा। बढ़ते क्रम का क्या मतलब हुआ, कम से ज्यादा। तो डोब्राइनर ने क्या किया, 3 तत्वों को सेलेक्ट किया, उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, और फिर क्या बोला कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, 3 तत्वों की बात हो रही, तो किनारे वाले दोनों तत्व, जैसे हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये किसने बोला, डोब्राइनर ने। अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या बोला, किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के समान। ये बात किसने बोली, डोब्राइनर ने। और यही डोब्राइनर का त्रिक नियम है। क्या है, त्रिक नियम, कि अगर हम 3 तत्वों को लेके, उसको 3 ही त्रिक ज्ञात हुए थे, अभी हम सारी बातें करेंगे। उसने 3 तत्वों को लिया है, उनके ग्रुप बनाए हैं, और जब उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तो किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के समान होता है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डोब्राइनर का एक ट्रिक है। अगर हम लिथियम के परमाणु भार की बात करें तो 7U होता है, पोटेशियम का 39U होता है, और सोडियम का 23U होता है। किनारे पे लिथियम है और पोटेशियम है, तो किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत करो। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 39 + 7/2 विच इज 46/2 विच इज 23। और यही क्या है, सोडियम का परमाणु भार, और यही नियम है डोब्राइनर का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते है ना। तो डोब्राइनर ने ये बात कही थी। अब लेकिन डोब्राइनर को सिर्फ 3 ही ट्रिक मालूम हुए थे, ठीक है। जैसे डोब्राइनर के 3 ट्रिक जो उसे मालूम हुए थे, वो कौन कौन से हुए थे। एक तो उसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हुआ था, ठीक है। चलिए, और कौन सा हुआ था उसे, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हुआ था। अगला हुआ था कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। सिर्फ ये 3 ट्रिक डोब्राइनर को मालूम हुए थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। सिर्फ 3 ट्रिक यानी टोटल 9 तत्वों को ही डोब्राइनर जमा पाया था। तो यही इसकी कमी भी थी। क्या कमी थी, कि सिर्फ 9 तत्व या 3 ट्रिक
ज्ञात हुए थे। किसको ज्ञात हुए थे? डोब्राइनर को। इससे आगे का वर्गीकरण वो नहीं कर पाया था, इसलिए डोब्राइनर का नियम फेल हो गया था। उसके बाद आया था न्यूलैंड, जिसने दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने जो सारणी बनाई थी आपकी बुक में दे रखी है, मैं यहाँ फटाफट बना देती हूँ। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, क्रोमियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये आपको याद नहीं करनी है, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो भी समझाना है वो समझाना है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये सारणी आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूलैंड वाली है ना, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना है, इसीलिए। चलो, तो बेटा न्यूलैंड जब खोज करने आए थे, जब न्यूलैंड खोज करने आए थे तब तक 56 तत्व ज्ञात थे। 56 तत्व ज्ञात थे। जैसे आज हमें 118 एलिमेंट ज्ञात है ना, अभी हमें 118 तत्व ज्ञात है। वैसे जब न्यूलैंड उनकी खोज कर रहे थे, उनकी शोध कर रहे थे, आवर्त सारणी के बारे में सोच रहे थे, तब 56 तत्व ज्ञात थे। और 56वां तत्व जो था वो कौन सा था? थोरियम। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो न्यूलैंड ने क्या बोला बेटा कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं, याद रखना न्यूलैंड का भी जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था भाई? वर्गीकरण का आधार परमाणु भार था। न्यूलैंड के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु भार था। न्यूलैंड ने जब खोज की थी तब कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, या कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। 56वां तत्व कौन सा था? थोरियम। ये सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके। ये सारणी है न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया उसका आधार क्या था? सारे गामा पा। अगर आपने सुना हो सारे गामा पा, है ना, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, संगीत के 7 सुर होते हैं ना। सिमिलरली उसने क्या बोला कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे, किसके बढ़ते क्रम में? परमाणु भार के। न्यूलैंड के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार। बार बार बोल रही हूं, फिर मोजले आएगा उसमें परमाणु क्रमांक आएगा, कंफ्यूज मत होना। परमाणु भार। तो तत्वों को जब हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व से, दूसरे के 9वें तत्व से, इस प्रकार ये गुण मिलते जाते हैं। और ये गुण उसी प्रकार मिलते जुलते हैं जैसे संगीत के 7 सुर। जैसे देखो सारे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है, तो भाई रिपीट हो रहा है, तो गुण भी इसी प्रकार रिपीट होते हैं। ये किसने बोला? न्यूलैंड ने बोला। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, आई होप आपने उठा लिया है। तो भाई यहाँ पे इसका जो नियम है वो लिख लेते हैं, जिसको लिखना है लिख लेगा, है ना। चलिए, तो भाई क्या बोला? तत्वों
को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाएं तो आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान आता है। और यह इसी प्रकार होता है जैसे संगीत के साथ सुर, और इसीलिए कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्लियर है? चलिए, तो ये तो न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है ना, वो क्या ध्यान रखनी है? इसकी कमियां जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है, कभी 2 मार्क्स में और कभी 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है ना, इसकी कमियां क्या थी। चलिए, तो पहली कमी कि ये जो न्यूलैंड का नियम है वो सिर्फ 20वें तत्व कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के आगे न्यूलैंड का जो नियम है, अष्टक नियम, वो फेल हो जाता है। तो भाई न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो पहली कमी थी वो क्या थी कि यह सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। चलिए, दूसरी बात जो न्यूलैंड के नियम में कमी थी, भाई मैंने क्या बोला, 56 तत्व ज्ञात हो चुके थे, 56वां तत्व थोरियम था। तो न्यूलैंड ने सोच लिया कि जो इतने तत्व है ना उतने ही रहेंगे, आगे जिंदगी में कभी कोई तत्वों की खोज ही नहीं होनी, इसलिए उसने उसके सारणी में कहीं भी जगह नहीं छोड़ी कि हाँ हो सकता है कि मान लो ऑक्सीजन के जैसा ही कोई तत्व आ गया जिसके गुण ऑक्सीजन के समान हो, तो उसे ऑक्सीजन के नीचे या ऑक्सीजन के आसपास रखना पड़ेगा, लेकिन उसने कोई जगह नहीं छोड़ी। तो न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि आगे किसी भी तत्व की खोज नहीं होनी है, उसने अपने आवर्त सारणी में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी कमी थी, उसने यह मान लिया था। आगे और कोई तत्व नहीं होगा, पूरी बात आप लिख लेना है ना, आगे कोई तत्व नहीं होगा, इसलिए उसने उसके आवर्त सारणी में कोई भी जगह ही नहीं छोड़ी। और जगह ही नहीं छोड़ी तो भाई कोई तत्व समायोजित करना भी चाहो, ऐड करना भी चाहो तो ऐड नहीं हो पाएगा। अगली कमी जो न्यूलैंड ने की थी, अगर आपने अभी जो मैंने सारणी बनाई थी है ना, आप अपनी बुक में देखना, एनसीईआरटी की बुक में है ना, आप आपके एनसीईआरटी की बुक में देखना, तो अभी जो मैंने सारणी बनाई थी उसमें क्या था कि आयरन को और कोबाल्ट और निकल को अलग रखा गया था। भाई आयरन और कोबाल्ट निकल के गुण तो एक जैसे, तो इन दोनों को साथ में क्यों नहीं रखा गया, इस चीज की व्याख्या भी न्यूलैंड नहीं कर पाया था। तो न्यूलैंड की सारणी में आयरन एवं कोबाल्ट निकल को दूर दूर या अलग अलग रखा गया। और फिर खोज होती है उत्कृष्ट गैसों की, नोबल गैसेस की, है ना, नियोन, आर्गन। तो उत्कृष्ट गैसों की खोजों के बाद न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है कंप्लीटली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके गुण तो बिल्कुल डिफरेंट थे, रखेगा उसने सारणी में जगह ही नहीं छोड़ी है ना। तो उत्कृष्ट गैसों के बाद, नोबल गैसों के बाद है ना, उत्कृष्ट गैस की खोज के बाद न्यूलैंड का नियम बिल्कुल ही फेल हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि वर्गीकरण की जरूरत क्या थी। तो हमारे अध्ययन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम एक जैसे ही बहुत सारे तत्व हैं जिनके गुण सेम है, तो एक तत्व के गुण हमें पता है तो हो सकता है हमें 4 तत्वों के 5 तत्वों के गुण याद हो जाए। तो हमारे लिए जो वर्गीकरण है वो हमारे लिए जो अध्ययन है वो आसान हो जाएगा। अब इसी क्रम में डोब्राइनर ने पहला प्रयास किया। डोब्राइनर ने नियम जो दिया था उसका नाम है डोब्राइनर का त्रिक नियम, आपने पढ़ा है ना। डोब्राइनर सिर्फ 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया, इसलिए उसका नियम फेल हो गया। फिर आया न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है ना। अष्टक नियम, इसका भी आधार जो था वर्गीकरण का वो परमाणु भार ही था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब हम लगाते हैं तत्वों को, तो पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण समान होते हैं, दूसरे और 9वें के समान होते हैं, है ना। और यह इसी प्रकार होता है जैसे संगीत में होता है ना, इसलिए इसका अष्टक नियम कहलाता है। क्या थे रीजन जिसकी वजह से वो फेल हो गया?
तो भाई उसने सोचा कि 56 तत्व हैं, आगे भी 56 ही रहेंगे, कोई जगह अपने तो खाली नहीं छोड़नी, ये था, है ना। सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके आगे लागू नहीं होता। उत्कृष्ट कैसे आई, जगह कहाँ दे, क्या हो, इसलिए फेल हो गया। इसी सारणी में अब आपकी बुक में देखना, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, आयरन, कोबाल्ट और निकल को अलग अलग रखा गया, जो तर्कसंगत नहीं था, इसीलिए ये फेल हो गया। फिर आए मेंडलीफ। कौन आए, मेंडलीफ। लेकिन मेंडलीफ को पढ़ने के लिए हमें पूरा एक अच्छा लेक्चर चाहिए, लंबा लेक्चर चाहिए, इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो रहा है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल पूछी जाती है। तो मिलना ना भूले मुझसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।